नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 3 अंतरिक्ष खोज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय से हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं भी पेश की। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत के प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। मानव ने पुरातन काल से कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे। इस अध्याय में हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किसी देश और किसी काल में हुआ होगा, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक रूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र में पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व से 2500 वर्षों से भी पहले स्थापित हुआ था। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत को पुष्टि करता है। मिस्र एवं चीन का खगोलीय इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका। फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी में आंकी गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिकाएं चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। अब आगे हम अध्ययन करेंगे अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील थे, जिसमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि हैं। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, आर्यभट्ट थे। इसमें 2-3 अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसमें लिखना है कि आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। आर्यभट्ट के द्वारा कितनी परिधि बताई गई? 24,835 मील। और आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि है 24,901 मील, जो लगभग बराबर
दिखाई पड़ती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टोलमी थे। यूनान के ये दार्शनिक हैं तीनों, प्लेटो, अरस्तु और टोलमी। तो कई बार इन तीनों का नाम देके ये पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध यूनान से है। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आंकलन इरेटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखित ग्रंथ है ये सिद्धांत शिरोमणि। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। आगे अपने कुछ अंतरिक्ष जानकारी के लिए जो साधन की आवश्यकता होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर पर आता है दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोलशास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था। तो प्रथम दूरबीन का आविष्कार कौन से देश में हुआ? हॉलैंड या नीदरलैंड में। और किसने आविष्कार किया इसका? हैंस लिपर्सी ने। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। जो आकाशीय पिंड हैं उनको देखने के लिए जो दूरबीन काम में लिया जाता है, उसका आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया, जिनका संबंध इटली से है, और इसका आविष्कार 1610 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के टापू पर स्थित है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। उसका नाम है मास्ट, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मास्क नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। तो मास्क कहाँ पे स्थित है? मास्ट कहाँ पे स्थित है? मास्ट राजस्थान के उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के
टापू पर स्थित है। वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर से जोड़कर खगोलीय पिंड का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर, तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन की स्थापना की गई है। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। तो अंतरिक्ष में कौन सी दूरबीन स्थापित की गई? हब्बल। कब की गई? अप्रैल 1990 में। ये वेणु बापू दूरबीन है और ये हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसका डायग्राम आप देख रहे हैं। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे वेधशाला के बारे में। अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे पिरामिड के बारे में जान चुके हैं। हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। सवाई जय सिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। तो सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई। तो वेधशाला का एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी वेधशाला सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई, पहली वेधशाला कहाँ बनाई गई और राजस्थान में कहाँ पे बनवाई गई और उसका क्रम कौन सा था, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, इस प्रकार। तो सबसे पहले जय सिंह ने जो वेधशाला बनवाई थी वो दिल्ली के जंतर मंतर पर थी, जो 1724 में बनवाई। उसके 10 साल बाद 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनवाई। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो सवाई जय सिंह द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे पहली थी नई दिल्ली वाली, या उस समय दिल्ली था उसका नाम, जो जंतर मंतर वहाँ पे है। दूसरी है जयपुर में, उसके बाद बनारस, उज्जैन तथा मथुरा। तो इनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न पूछने का ये तरीका है कि 3 इनमें से दे देगा, एक अलग ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि कौन सी वेधशाला है जो सवाई जय सिंह द्वारा नहीं बनवाई गई। तो इसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनके नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र रखे। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा था। इसकी ऊंचाई आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी यह यंत्र समय बताने में सक्षम है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में भी कितने विस्तृत स्तर पर इनका निर्माण करवाया गया कि जो 300 साल बाद तक भी ये अपना समय और अच्छी तरह से बता रहे हैं। जो जयपुर में वेधशाला बनवाई गई है उसका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका नाम है जंतर मंतर वेधशाला जयपुर।
आगे हम पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह एवं अंतरिक्ष यात्री। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती है। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए एक मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। चूंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। तो कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जिनकी रचना मानव द्वारा की जाती है। उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियां भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी मिल जाती है, जिससे जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारी काफी उपयोगी साबित हो रही है। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालिक सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया थी। तो उपग्रह की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ या रूस द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक होड़ जैसी घटना हो गई कि एक दूसरे की होड़ लग गई कि कौन कितने ज़्यादा उपग्रह भेजता है, इस प्रकार से। तो उसके बाद सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया और वह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, तो इसके 4 साल बाद यानी 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। तो 1957 में जो लाइका नामक कुतिया भेजी थी, उसके बाद यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक तो यूरी गागरिन का नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दूसरा कौन से यान के अंदर बैठकर गए थे, तो वोस्तोक फर्स्ट में। और सबसे पहले जो भेजी थी लाइका नामक कुतिया, उसको किस में भेजा था, तो उसको स्पुतनिक फर्स्ट में भेजा था। तो ये दोनों ही आप इम्पोर्टेंट मान के चलें। उसके बाद 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर करवाई, बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गॉगरिन और चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर उनकी चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर है और चंद्रमा की सतह आप उसके पीछे देखते हैं तो उबड़ खाबड़ सी सतह दिखाई दे रही है। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयुज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयुज 7 स्पेस सेंटर में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। इनका जन्म सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। तो भारत की तरफ से पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। उसके बाद कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था और उनका जन्म सन 1961 में हुआ। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। पहली महिला के रूप में थी कल्पना चावला और अगर भारत के व्यक्तियों में पूछ लें तो दूसरी थी। उससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके थे। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को 1 फरवरी 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। तो कल्पना चावला दूसरी व्यक्ति थी जो अंतरिक्ष में गई भारत की तरफ से और कोलंबिया अंतरिक्ष यान से ये वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 की ये घटना है जब यान वापस आ रहा था धरती की तरफ तो एक दुर्घटना हुई जिसमें इनके 6 सहयोगी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और इनकी भी मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं इसरो के बारे में अध्ययन। इसरो की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया इसका गठन? 1962 में। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसे अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह नाम था जिसका आर्यभट्ट, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था।
सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम है भास्कर, एप्पल, इनसैट, रोहिणी, IRS, एजुसेट, हेमसेट, कॉर्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशनसेट, जीसैट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आंकलन, सूखा, बाढ़ एवं तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं मंगल अभियान। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत में मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जिसे लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान और एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है जिसकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। तो एस्ट्रोसैट क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की है। आगे कुछ शब्दावली दी गई है। मिस्र की पिरामिड, दूरबीन, वेधशाला, कृत्रिम उपग्रह और 1 मील। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई पूछ लें तो 454 फीट इसकी ऊंचाई है। और प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता था। बाकी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप देख लें, और जो भी हमने पीछे पढ़ा उनसे क्या ये क्वेश्चन हल हो रही हैं। अगर उनसे ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को भी करके देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और नई नई